गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज फिर पीछे से यात्रा आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आया है। पूरा टॉपिक है, बहुत ईजिली हम चीज़ों को पढ़ लेंगे, ईजिली समझ लेंगे, लेकिन यही है कि इस टॉपिक से हर बार एक दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो जैसी इसकी रेलेवेंस है उसी हिसाब से हम इनके चीज़ों को करेंगे। टॉपिक का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं, हमने सिटीजनशिप में पढ़ा कि नागरिकता कैसे कैसे मिलती है, कैसे छीनी जाती है। तो एज ए नागरिक हमें कुछ अधिकार भी मिले हैं, वो भी हमने पढ़ा जब हमने मौलिक अधिकार पढ़ा, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें हमने देखा कि हमें अधिकार मिले हैं। तो क्या कुछ ऐसे कर्तव्य नहीं होने चाहिए एक नागरिक के नाते, हमारे कुछ ऐसे ड्यूटीज़ नहीं होनी चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया? तो आपको लगेगा हाँ होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, देश हमारा है तो कर्तव्य भी हमारे ही होंगे। तो ऐसा है कि शुरू में संविधान सभा ने शायद इस पर सोचा, लेकिन इसे संविधान में डालना उन्हें थोड़ा ऐसा लगा जैसे हम नागरिकों को कहीं बांध तो नहीं रहे हैं, नागरिकों पे एक नैतिक दबाव तो नहीं बना रहे हैं। तो इसलिए स्टार्ट में इसे संविधान में ऐड नहीं किया गया। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी, लोग सहज हुए इस संविधान को लेके, इस शासन व्यवस्था को लेके, तो फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि हाँ कुछ कर्तव्य तो होने चाहिए, कुछ ड्यूटीज़ तो नागरिकों की भी देश के प्रति होनी चाहिए। तो फिर आता है, आपको पता ही है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और उसके बाद होती है एक संशोधन जिसमें एक समिति है, समान सिंह समिति, जिसके अध्यक्ष समान सिंह थे, उन्हीं के नाम पे समिति का नाम रखा गया था। और उन्होंने कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य सुझाए, एक लिस्ट दी सरकार को कि ये तो मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। उनमें से कुछ लिए गए, कुछ हटाए गए। अब कौन कौन से लिए गए, कौन कौन से हटाए गए, हम इस क्लास में देखेंगे। और आई होप कि क्लास एंड होते होते आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होगी, आप चीज़ों को अच्छे से करके ले जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना या फिर आप मुझे मेल कर देना, मैं आपको चीज़ें ईजिली समझा दूंगा। बाकी आई डोंट थिंक कि कोई डाउट आपको होगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। वही समान सिंह समिति, मैंने जिसका नाम लिया था स्टार्ट में, आपको वही मिल गया। समान सिंह समिति बैठी कब थी? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। समान सिंह समिति 1976। आपको अगर याद हो, अगर आपने इतिहास के पन्नों को पलटा हो तो आपको याद होगा कि वो समय था जब आपातकाल चल रहा था देश में। देश एक इमरजेंसी से जूझ रहा था। अब इमरजेंसी कितना सही था कितना गलत था, इस पर हम टिप्पणी करने से बचेंगे, और बचना भी चाहिए। हाँ, आप इसके प्रोस और कॉन्स बता सकते हो कि इमरजेंसी के फ़ायदे क्या हुए, नुकसान क्या हुए, लेकिन आप एक एग्जैक्ट डिसीजन पे तो नहीं आ सकते कि हाँ क्या इमरजेंसी सही था, क्या इमरजेंसी गलत था, उन्होंने क्यों लगाया, इन्होंने क्यों नहीं लगाया। इस विवाद में पढ़ने से अच्छा है कि आप ये जानो कि इमरजेंसी के आर्टिकल्स क्या क्या है, इमरजेंसी क्यों लगाया जाता है, कंडीशंस क्या क्या है, इमरजेंसी के प्रोस क्या क्या है, कॉन्स क्या क्या है। तो एज ए स्टूडेंट हमें ये जानना चाहिए। हम राजनीतिक मुद्दों में नहीं पढ़ेंगे, हम बस अपने सिलेबस, अपनी पढ़ाई, अपनी राजनीतिक जागरूकता एक अलग चीज़ होती है, राजनीतिक मुद्दों में पढ़ना अलग होता है। तो आप जागरूक बनो, मुद्दों में भी मत पढ़ो, अभी अपने कैरियर पर फोकस करो। तो वही बता रहा हूँ, ये जो समय था वो आपातकाल का टाइम था। उसी समय समान सिंह समिति की गठन होती है कि यार एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या मौलिक कर्तव्य हो सकते हैं। समिति ने 8 कर्तव्यों का सुझाव दिया। कितने? 8 कर्तव्य। एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप फोकस कर सको। उन्होंने 8 दिया, परंतु 42nd अमेंडमेंट द्वारा 10 से जोड़े गए। आपको लगा सर 10 से क्यों, उन्होंने तो 8 ही बताया था। तो ऐसा कोई गांठ बंधा थोड़ी था कि आप जितना बताओगे हम कब कॉपी पेस्ट कर देंगे उसी में। उन्होंने 8 बताया, इनके भी 1-2 कटे हैं, आप आगे जाके देखोगे, और कुछ और जुड़े भी हैं, कुछ और लोगों ने भी सिफारिशें दी, तो टोटल मिला के 10 हो गए। फिर एक और 11वां आ गया था, वो बाद में आया जब मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा। तो स्रोत क्या है मैंने बता दिया था, सोवियत संघ, यूएसएसआर, जो अभी के टाइम में रशिया है। अगर आपको नहीं याद हो तो आप एक बार सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला वीडियो देख लीजिए, चीज़ें वहाँ से सही हो जाएंगी। फिर आता है 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट कौन सा था? राइट टू एजुकेशन, आपको याद हो, 2002 सर्व शिक्षा अभियान।
उसके तहत एक 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 11वां कर्तव्य। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। एक कर्तव्य में भी था और आपको याद हो तो मौलिक अधिकार में भी था। तो वर्तमान में अब कितने हो गए? पहले से थे 10, 11वां जुड़ गया शिक्षा का अधिकार, टोटल हो गए 11। भाग 4A में है और कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 51A से है। एक और चीज़ जो आपको याद होना चाहिए, जैसे मौलिक अधिकार में कुछ अधिकार ऐसे थे जो केवल भारतीयों के लिए थे या फिर नागरिक भारतीय और विदेशियों दोनों के लिए थे, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो केवल इंडियंस के लिए हैं, ओनली इंडियन सिटीजन्स। तो आप ये ध्यान रखना है कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही मौलिक कर्तव्य है। विदेशी हमारे यहाँ आके हमारा कर्तव्य क्यों ही निभाएंगे भाई? तो ये जो है वो केवल भारतीय नागरिकों पे लागू होता है, इसको याद रखना। हमने लिया कहाँ से था? यूएसएसआर से। कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो हमेशा पूछते रहते हैं। पहला तो क्या? नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल मतलब गैर न्यायोचित। आपको लगेगा सर ये शब्द तो सुना सुना लग रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये शब्द सुना लग रहा है तो एग्जैक्टली आपने अच्छे से पढ़ा है, ध्यान दिया है, तो आपको शब्द सुना हुआ लग रहा है। हमने सेम चीज़ें डीपीएसपी में भी आपको बताई थी। डीपीएसपी में भी हमने बात किया था कि ये गैर न्यायोचित है। अब गैर न्यायोचित का मतलब क्या होता है कि आप इसके प्रवर्तन के लिए किसी कोर्ट में नहीं आ सकते, आप सरकार पे केस नहीं कर सकते, आप संस्थाओं पे केस नहीं कर सकते, आप एडमिनिस्ट्रेशन पे केस नहीं करते कि अरे ये तो संविधान में आपने लागू क्यों नहीं किया है, इसके लिए संविधान संशोधन करो, लागू करो। ऐसा नहीं है, यू कांट डू दिस। हाँ, अगर इसे कभी लागू करना होगा तो सरकार को लगेगा कि हाँ इसे फोर्सिएबल करना है, इसे अनिवार्य बनाना है, तो उसके लिए फिर संविधान संशोधन करेंगे, उसके तहत करेंगे, या फिर किसी सुप्रीम कोर्ट का कुछ जस्टिस आएगा उसके तहत होगा। लेकिन अभी इसकी कंडीशन ये है कि हम इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये नॉन इन्फोर्सिएबल है और नॉन जस्टिसिएबल भी है। इनके हनन पर कोर्ट द्वारा सीधे दंड नहीं दिया जा सकता है, किंतु संसद उचित कानून बनाकर दंडित कर सकती है। समझ गए? ऐसा नहीं है कि आपने मौलिक कर्तव्यों का हनन कर दिया तो आपको 3 साल का कारावास होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन मामलों में हमारे संविधान ने हमें बहुत लिबर्टी दे रखी है, बहुत स्वतंत्रता दे रखी है। इट्स लाइक कि यार अगर तुम मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि आपको मानना चाहिए क्योंकि आप इस देश के नागरिक हो। तो एक एथिकल प्रेशर है, लेकिन ऐसा कोई दंडात्मक कोई कार्रवाई आप पे नहीं होगी। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप नहीं मानो, ये देश आपका है, आप इस देश के नागरिक हो, ये भूमि आपकी है, ये भूगोल आपका है, तो आपको मौलिक कर्तव्यों को मानना चाहिए। आपको एज ए जागरूक नागरिक अपने देश को सुरक्षित रखने में हर तरह से आगे होना चाहिए। तो वही है, डजेंट मैटर कि न्यायोचित है या नहीं, बट यू हैव टू फॉलो, आपको करना चाहिए। हम भी करते हैं, सब करते हैं, और एक पढ़ा लिखा जागरूक नागरिक करेगा ही। नेक्स्ट है संवैधानिकता की जांच। इसका यूज किस में करते हैं? होता क्या है कि अगर किसी कानून, हम कोई कानून बना रहे हैं, ठीक है, अब वो संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, इसकी जांच के लिए एक तो आपको डीपीएसपी भी दिखा था, ये भी उसी के लिए कि किसी कानून की संवैधानिकता जांचते समय न्यायालय मूल कर्तव्यों को आधार मानकर उचित ठहरा सकती है। अगर ऐसे मान समझ लो कि संसद ने कोई कानून बनाया, अब आपको लग रहा है कि यार ये तो हनन हो रहा है हमारे अधिकारों का, हमारे कर्तव्यों का, आप कोर्ट में गए तो कोर्ट इसको बेस बना सकता है कि हमारे संविधान ने ये चीज़ लिखी है, भले वो इन्फोर्सिएबल या जस्टिसिएबल हो या ना हो, लेकिन संविधान में लिखी है तो ये वैल्यू करती है, और इसको बेस बना के वो जजमेंट दे सकती है, इसके वो बेस बना के वो किसी कानून की संवैधानिकता को जांच सकती है। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है कि अस्वीकृत सिफारिशें, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, थोड़ा ध्यान देना। सवन सिंह समिति ने कर भुगतान को भी कर्तव्य बनाने तथा कर्तव्य न मानने पर सजा देने की सिफारिश की थी। मैंने आपको बताया था, उन्होंने 8 बताया था, जिसमें 2 कटे थे। 2 कौन कौन से कटे थे? टैक्स देना और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ना मानने पर सजा देना। ये 2 ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट में थे सवन समिति के, जिन्हें नहीं माना गया, जिन्हें हटा दिया गया कि नहीं इसे डालना सही नहीं होगा। कौन कौन से? कर देना और कर्तव्यों को न मानने पर दंड देना। ये यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है और हमेशा पूछते रहता है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। कर देना और कर्तव्यों को न मानने पर दंड देना, 2 चीज़ें, ठीक है। लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था,
एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें हैं। देखिए कुछ विशेष नोट्स भी हैं आपके लिए। अक्सर यूपीपीसी से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें सवन सिंह समिति की थी परंतु संविधान में शामिल नहीं की गई। कौन कौन सी थी? कर अदायगी का कर्तव्य और कर्तव्य उल्लंघन पर आर्थिक दंड या कारावास। बस 2 चीज़ें ऐसी थी जो नहीं मानी गई, बाकी उनकी 6 मानी गई। एक बार इसका यात्रा देख लेते हैं, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पर जाके ख़त्म हुआ। 1950 आपको पता है मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। मैंने आपको इंट्रो में ही बताया क्लास के कि उस समय ये नहीं था। आया कब? 42वें संशोधन से सवन सिंह समिति की रिपोर्ट पे भाग 4A तथा 10 मूल कर्तव्य। अगर इफ यूपीपीसी शासक, अगर यूपीपीसी से आपसे पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन के बाद, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि 1976 में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो उस समय 10 थे। अब लाइन पे जाना, ऐसे पूछते हैं लोग 42वें संविधान संशोधन के बाद कितने थे, 2002 के बाद कितने थे। वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे 46वां, वो 2002 पूछ लेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो 2002 के बाद 46वें के बाद 11 हो गए थे, 42वें के बाद 10 थे और उसके पहले 0 थे। 0, 10, 11 ऐसे याद रखना आप। 1999 में एक बर्मा समिति बैठती है। कौन सी समिति? बर्मा समिति। एक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु पहले से मौजूद कानूनी ढांचों की पहचान करती है कि कर्तव्यों के जो क्रियान्वयन के लिए जो कानूनी ढांचे बने हैं वो कैसे हैं, उनमें क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है, इस पर बात करते हैं। फिर 2002 86वां संशोधन मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 21 से राइट टू एजुकेशन के पूरक के रूप में 11वां मूल कर्तव्य 51A के जोड़ा गया। आर्टिकल 21 है, मैंने अभी आपको बताया राइट टू एजुकेशन, उसी के पूरक के रूप में। क्योंकि देखो संविधान ने अधिकार दिया कि आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना है। अब आप संविधान ने अधिकार दिया तो उसकी व्यवस्था करेगा, निःशुल्क व्यवस्था करेगा, लेकिन वो घर से उठा के तो नहीं लाएगा ना बच्चों को। वो ऐसा थोड़े कि अब एक आर्म्ड फोर्सेस बना दे, एजुकेशन आर्म्ड फोर्सेस। अब एजुकेशन आर्म्ड फोर्सेस क्या कर रहा है कि 6 से 14 साल के हर बच्चों की लिस्ट बना रहा है, उसे घर से उठा के स्कूल में ला रहा है, स्कूल पहुंचा रहा है। ये यार सरकार की काम नहीं है। सरकार जितना देखो, जितने भी एडम स्मिथ जैसे थिंकर हैं, मैं बचना चाहता हूँ थिंकर्स को लाने से, लेकिन कभी कभी ज़रूरत हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि समाज में या मार्केट में या फिर किसी देश में सरकार का हस्तक्षेप जितना कम हो, वो सोसाइटी उतना स्मूथ और उतना ग्रो करेगी। अगर आप हर जगह ब्रेकर लगाओगे तो गाड़ी भागेगी कैसे? एडम स्मिथ कैसा बोलना, तो यहाँ भी वही है। सरकार का काम है कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, क्रियान्वयन करना, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना। अब सरकार हर चीज़ अगर करने लगे तो आपके हर डिसीजन में, आपके जीवन के हर पहलू में सरकार शामिल हो जाए तो फिर लाइफ आपके लिए काफ़ी अलग हो जाएगी। हो सकता है आप विद्रोह भी कर दो, हो सकता है आप एक नई क्रांति शुरू कर दो। तो सरकार जितना लिमिट हो उतना अच्छा है, लेकिन लिमिट का मतलब इतना भी लिमिट नहीं कि अराजकता फैल जाए, मत्स्य न्याय की दशाएं लागू हो जाए। तो यही है पूरे के रूप में जोड़ा गया मूल कर्तव्य कि हाँ, हमने तो भैया अधिकार आपको दे दिया, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल पहुंचाओ। तो उसी लिए सर्व शिक्षा अभियान भी फिर चलाया गया था। ये थी उसकी यात्रा 11 तक की। अब एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला ए फॉर एंथम, एंथम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का पालन करें, बिल्कुल करना चाहिए, देश के हर नागरिक को करना चाहिए। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला क्या है? संविधान का पालन, आदर्शों, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर करना, संस्थाओं का आदर करना। सेकेंड है बापूज नोबेल आइडियाज, कि स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जो जो उच्च आदर्श थे उनको हृदय में संजोए रखें, उनको पालन करें। स्वतंत्रता के टाइम जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसको प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे, बहुत सारे थे, और सबको रखना चाहिए। आज भी हम 15 अगस्त पे भगत सिंह के नारे लगाते हैं, महात्मा गांधी के लगाते हैं, सुभाष चंद्र बोस के लगाते हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के नारे लगाते हैं। ये भी एक इसका हिस्सा है। ये आपके दैनिक जीवन में हर जगह दिख जाएगा। आप जब सरकार के सामने आवाज़ उठाते हो कि संविधान से ऊपर सरकार नहीं होती, तो ये भी एक मौलिक कर्तव्य का ही हिस्सा है। थर्ड है एकता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की संप्रभुता, एकता
अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, अभी पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फिर आता है डिफेंस एंड सर्विस, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। इसको ऐसे याद रख सकता है 51D, डी फॉर डिफेंस। डिफेंस मतलब रक्षा, अब किसकी रक्षा? देश की रक्षा। अब देश की रक्षा के लिए अगर आपको बुलाया जाए तो आप हमेशा तैयार हैं। इजराइल में आप देखते हो प्रॉपर रूल्स हैं, प्रॉपर कानून है कि आपको इतने साल तो देश की सेवा में देना है। हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं, हम थोड़े लिबरल हैं, या फिर हाँ थोड़े लिबरल हैं, थोड़ा कम इन चीज़ों को फोकस करते हैं। लेकिन आपके अंदर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति कम है। मैं जब भी ज़रूरत पड़े देश को हम रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, हमारा एक कर्तव्य है। कर्तव्य नहीं भी होता तो भी होते, क्योंकि देश हमारा है। फिर इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट, इसे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये ट्रिक्स हैं। डी से डिफेंस हो गया, ई से इक्वालिटी हो गया। मैं इन ट्रिक्स को एक साथ भी ले आऊँगा। तो ई से क्या हो गया? इक्वालिटी है, मतलब समान भ्रातृत्व, समरसता, स्त्रियों के सम्मान, इनकी बातें हो रही है इसमें। एफ से हो गया फोर्ट्स एंड हेरिटेज, एफ फॉर फोर्ट्स। अब फोर्ट्स मतलब किला, मतलब हमारी सामाजिक संस्कृति। कंपोजिट कल्चर, लग रहा हो सर क्या होता है? सामाजिक संस्कृति मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि अलग अलग विचारों के, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों का एक भूभाग में, एक क्षेत्र में निवास करना और सबको एक साथ लेके चलना। हम बी रिस्पेक्ट योर रिलीजन, योर आइडियाज एंड यू रिस्पेक्ट माइंड। तो ये चीज़ जो होती है उसे कंपोजिट कल्चर या सामाजिक संस्कृति बोलते हैं। कि मतलब बहुत सारे धर्म, नस्ल से के लोग एक साथ रह के इन सब चीज़ों से परे उठ के एक साथ हो, एकजुट हो। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम गंगा जमुनी संस्कृति भी बोलते हैं, वो भी इसका एक पार्ट है सामाजिक संस्कृति का। वही बोला है, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझे और उसका प्रिजर्वेशन करें। क्या करें? उसका प्रिजर्वेशन करें। एफ से याद रखिए फोर्ट्स यानी किले, अर्थात हमारी ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति की विरासत। ठीक है, अगला देखते हैं। GHI, जी फॉर ग्रीनरी यानी पर्यावरण। ऐसे याद रख लो आप कि जी से ग्रीनरी होता है, यानी पर्यावरण की बात हो रही होगी। तो प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें और संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। जी से ग्रीनरी यानी पर्यावरण की बात हो गई। एच हो गया ह्यूमैनिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। आप ऐसे ऐसे बस फर्स्ट याद रखते जाओगे ना, ऐसे ऐसे, तो फिर ऐसे याद हो जाएगा। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। आपको ऑप्शन देख के था जी फॉर ग्रीनरी, चलो पर्यावरण की बात हो रही है, ऐसे आपको हो जाएगा। आई से देखते हैं इंडियाज प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये अहिंसा, इन्होंने अहिंसा लिख दिया, बताओ, गांधी जी की बेइज्जती। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें, ये हो गया आई। और देख लेते हैं जे और के। जे फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी एंड एक्सेलेंस, जे से ज्वाइंट एक्टिविटी याद रखना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति कर सके। आप बढ़ोगे तो देश बढ़ेगा। के फॉर किड्स एजुकेशन, हमने बात की थी 86th अमेंडमेंट। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 86वें संशोधन 2002 द्वारा शामिल। 86th अमेंडमेंट से क्या क्या जुड़ा? यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो यूपीपीएससी को पूछ सकता है। तो देखो, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 जुड़ा। क्या जुड़ा? मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 जुड़ा। डीपीएसपी में आर्टिकल 45 जुड़ा। क्या? डीपीएसपी में आर्टिकल 45। और फंडामेंटल ड्यूटीज में जुड़ता है आगे आर्टिकल 51A(k). ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ वो है एक्ट्स हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको इसका एक ट्रिक दे देता हूँ, इसको याद कैसे करना है। भैया यही तो चाहिए, इसी की तो जरूरत है, हाँ, है ना। देखो ऐसे याद रखो, ए से डी तक राष्ट्रभक्ति की बात होती है। क्या होती है? ए से लेके डी तक राष्ट्रभक्ति की बात होती है। ए फॉर एंथम हो गया,
तो एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रगान, संविधान का सम्मान करो। बी से बापू के आइडियाज, यानी मतलब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बस बापू के आइडिया याद नहीं रखने, सबके याद रखने हैं। तो जितने भी राष्ट्र आंदोलन में आदर्श थे उनका वो परिरक्षण करना, उनकी आदर करना। सी फॉर सेंटर या यूनिटी, एकता की बात करता है सी से। डी फॉर डिफेंस, देश रक्षा की बात करता है। अब ई सी एस तक जो है वो समाज और प्रकृति, सोसाइटी एंड नेचर। ई फॉर इक्वालिटी, समरसता और भाईचारा। ए फॉर फॉर्ट्स और हेरिटेज, विरासत को संरक्षित करना। जी से ग्रीनरी यानी पर्यावरण। एच से ह्यूमैनिज्म यानी वैज्ञानिक सोच और मानववाद। आई से के तक क्या है, संपत्ति है और उत्कृष्टता व शिक्षा है। आई से इंडिया प्रॉपर्टी, हमारी जो वो क्या सार्वजनिक संपत्ति है उसकी आप रक्षा करो। जे से जॉइंट एक्टिविटी, आप ऐसे उत्कर्ष वाले काम करो कि देश आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ो। के फॉर किड्स एजुकेशन यानी शिक्षा। तो ए से लेके के तक यही थे 11 मौलिक कर्तव्य। आई होप कि आपने चीज़ों को देख लिया होगा। बाकी आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। मैं हट जाता हूँ इसमें से, बाकी आपको पीपीटी मिल जाएगा। अब चलते हैं हम थोड़ा और आगे। अभी हम PYQ भी करेंगे इसका, हमारे पास वो भी है। पहले देख लेते हैं कि मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए भारत में पहले से ही कई वैधानिक कानून लागू हैं जिनकी पहचान बर्मा समिति ने की थी। मतलब मूल कर्तव्य के क्रियान्वयन के लिए ऑलरेडी बहुत सारे कानून हैं जिसकी पहचान बर्मा समिति ने की थी। वो कौन कौन से कानून है ये हम देखेंगे यहाँ पे। पहला है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। क्या बोलता है, संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का अनादर रोकता है। वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट। आप जब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको WPA हर जगह मिल जाएगा। अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। तो ये बात करता है वन्य जीवों जैव विविधता का संरक्षण, 51A की बात करता है। फॉरेस्ट एक्ट 1980, ये भी आपको उसमें पढ़ने के लिए मिल जाएगा। वन अधिनियम, वनों की अंधाधुंध कटाई रोकना और संवर्धन, वही 51A की बात करता है, जी की। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये भी आप पढ़े हो, अभी आपने पढ़ा होगा लोक प्रतिनिधि नहीं, ये जब आप संसद पढ़ोगे तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ये भी बोलता है कि धर्म, जाति या भाषा के नाम पे आप नफरत फैलाना नहीं सकते हो। अब जब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि नेताओं की रैलियों में क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं आप चुनावी रैलियों में, इन सबों की बात करता है। तो ऑलरेडी कानून थे लेकिन डायरेक्ट कानून हमारे पास नहीं थे और हमने फिर उनकी लिस्ट बनाई। एक बार देख लेते हैं कि पिछले 5 सालों में UPSC ने कितने कितने क्वेश्चन पूछे हैं। 2021 में 2 क्वेश्चन आए यहाँ से। अब देख लो, छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट का और 2 क्वेश्चन दे के जा रहा है आपको। 22 में 1, 23 में तो 3-3 आ गए भाई साहब। 23 में 3 क्वेश्चन और 24 में 2 क्वेश्चन। संविधान के भाग 6A से सीधे तौर पे मैच द फॉलोइंग और समिति की सिफारिशों पर आधारित प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं, लगातार इन पे प्रश्न पूछे जाते हैं। यही था आज की क्लास का वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का टॉपिक। आप एक बार ट्रिक देख लेना, ट्रिक आप याद कर लेना इसलिए क्या के तक। और बाकी हम इसके PYQ पे चलते हैं। एक बार PYQ ख़त्म करते हैं उसके बाद क्लासेस ख़त्म हो जाएगी। बाकी आप रिवाइज करते रहना इन चीज़ों को। पहला है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है, बताइए। आप ही के लिए भाग 4A, अभी हमने आपको बताया था कौन सा भाग 4A। 3 तो मौलिक अधिकार है और 4 क्या है, DPSP है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, चलिए देखते हैं। देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा करना, हाँ है, बिल्कुल है। D फॉर डिफेंस आपको याद हो तो। हमारी सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, याद आया कुछ। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी है कि नहीं है, बिल्कुल है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, अरे यार क्या बात कर दी है भैया, ये तो आर्टिकल 40 है और आर्टिकल 40 कहाँ पे है, TPSP में। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये भी है, बिल्कुल सही बात है। तो कैंसिल कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर C। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल्य कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, चलो बताओ। अभी तो मैंने पढ़ाया आपको कौन सा संविधान संशोधन है, 42वां 42nd। अब इसमें एक चीज़ होता है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। 24 क्या बोलता है,
24th अमेंडमेंट आया था 1971 के टाइम में, 1971। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और ये बोलता था कि जो संसद है ये संविधान के किसी भी भाग में इंक्लूडिंग FR फंडामेंटल राइट्स, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। क्या बोलता था कि जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। 44वां तो आपको पता ही होगा, मेनका गांधी केस था और फिर आपातकाल से रिलेटेड चीज़ें थी। ये आपातकाल के जस्ट बात की है वो अमेंडमेंट, ये थी 1978। मेनका गांधी इमरजेंसी, ठीक है। 38वां ये भी आया था उन्हीं के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में, 1975। आपातकाल का टाइम था, देश इमरजेंसी से जूझ रहा था। सोच लो यार 4-5 सालों में कितने अमेंडमेंट्स हुए इस संविधान में। एकदम संविधान की भावना को तोड़ मरोड़ दिया गया उस समय। क्या बोला था इन्होंने, कार्यपालिका की शक्ति में असीमित विस्तार कर दिया था। कार्यपालिका की जो शक्ति थी, मतलब एब्सोल्यूट पावर, असीमित विस्तार। और जो जुडिशियल रिव्यू था इसको काफ़ी हद तक नीचे कर दिया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, बताओ। भाग 4 का में, 4 में क्या है, DPSP। 2 में क्या है, नागरिकता। और 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको, बाकी हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन क्या हो गया इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। परमादेश आपको याद है, परमादेश हम कहाँ पे बात किए थे, आर्टिकल 32। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके द्वारा किसे प्रभावी बनाया जाता है, फंडामेंटल राइट्स को। किसे, इसके द्वारा हम प्रभावी बनाते हैं फंडामेंटल राइट्स को। इन्हें तो पहला ही गलत हो गया, लेकिन देख लेते हैं। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि संविधान में संशोधन करके या फिर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ये भी सही बात है, मैंने आपको ये भी चीज बताई थी, आपको याद हो तो। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम चुनाव में मतदान, इसको सवन सिंह समिति ने बोला था, इसे सवन सिंह समिति ने बोला था, लेकिन भारतीय संविधान में नहीं लिया गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना, हाँ बिल्कुल। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, बिल्कुल है। संविधान का पालन, ये तो पहला वाला ही है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य किसमें शामिल है, ऐसे पूछ रहा है। आपको पता है आर्टिकल 51A में शामिल है। आर्टिकल 21 तो यार FR की बात करता है, 48A DPSP है। आर्टिकल 56 आप पढ़ोगे राष्ट्रपति में, इसमें राष्ट्रपति में, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सा एक गलत है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। यार शुरू में ही गलत दे देता है, टाइम बच जाता है बच्चों को, पता है। मूल कर्तव्य कब से मौलिक अधिकारों का हिस्सा हो गए, कुछ भी बोल दो यार भाई तुम लोग। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बस देखो दूसरी लाइन में नीचे दे दिए। ए और बी में ही कन्फ्यूजन हो, नीचे जाओ ही मत। और जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं उनको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगी। भारतीय संविधान के भाग 4 के में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, बिल्कुल सही बात है।
अनुच्छेद 51 प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है। तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये तो बता दो यार, ये तो बता दो आप। देखते हैं। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना है। राष्ट्रगान का सम्मान बिल्कुल है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ऐसी कोई बात नहीं की गई है डायरेक्ट रूप में। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हाँ बिल्कुल है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन 2 years 2022 2007, दैट्स वाई PYQ इज इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? देख लो यार, सेम ही है। ऑप्शन सी इसका भी हो जाएगा। ऑप्शन तक इन लोगों ने चेंज नहीं किया। बताओ और क्या चाहिए? कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर है कि नहीं है? बिल्कुल है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी है, बिल्कुल है। माता पिता और गुरुओं का आदर करना, यार ये मूल कर्तव्य नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं और ये होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर फैमिली, इवन ऑल एल्डर्स, जो भी आपसे बड़े हैं सबको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। डी है समग्र संस्कृति के मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, बिल्कुल है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है। पहले कितने थे? 10 थे, मतलब 20 लिख दिया। वाह। चलिए, यही थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमने मौलिक कर्तव्य खत्म किया। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे राष्ट्रपति। तो पढ़ के आना, राष्ट्रपति थोड़ा देख के आना। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम कर लेंगे, इजीली चीज़ों को लेके निकलेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है उसकी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। अगर कुछ डाउट हो या कुछ बोलने का मन हो, कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगे तो प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।